हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल डिस्कशन फॉर 17th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द फेडरल जुडिशरी। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर फेडरल जुडिशरी, व्हाट इज फेडरलिज्म, एवरी सिंगल थिंग को हम काफी डिटेल के अंदर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कि रिसेंटली जो इन्फ्लेशन है हमारा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इट हैज ब्रीच्ड इट्स 6% का जो इसका लिमिट होता है उसको ब्रीच कर दिया है। तो आरबीआई इसके ऊपर कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है और क्या क्या चीजें भी पिछले कुछ सालों के अंदर चेंज हुई हैं हमारे इन्फ्लेशन के रेंजेस में, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट द रशिया यूक्रेन टेंशंस। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के बॉर्डर से अपने कुछ ट्रुप्स को पुल आउट कर लिया है, मतलब वापस बुला लिया है। तो इसके कारण ऐसा देखा जा रहा है कि यूरोप का जितना भी सिक्योरिटी का इशू है उसके ऊपर एक हमें नॉर्मल सा सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को किस तरीके से हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, जितने भी डिफरेंट कंट्री जो कि इसके स्टेक होल्डर्स हैं किस तरीके से इस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ये तीन एडिटोरियल्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल जो है ये बजट के क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता है। आपको याद होगा बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की गई थी, जहां पर ये बोला था कि हम कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट द पॉइंट इज कि वो रेगुलेशन अभी तक बने नहीं है। तो जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग अपने 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 आइडियाज दे रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए या फिर क्या क्या नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज कि जब तक ये पर्टिकुलर लॉज नहीं बन जाते, जब तक ये पर्टिकुलर रिफॉर्म्स नहीं आते हैं, तब तक ऐसे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बट द पॉइंट इज कि एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल दीज आर ओनली स्पेकुलेशंस। ठीक है, सब अपने अपने अंदाजा लगा रहे हैं। द फाइनल डिसीजन तभी आएगा जब हमारा आरबीआई या फिर जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो इसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन बनाएगी। ठीक है, तो जब भी वो पर्टिकुलर आएगी हम उसके बारे में बात कर लेंगे। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट एवरी स्पेकुलेशंस। इसके अलावा जो बाकी दोनों एडिटोरियल्स हैं, द वन टॉक्स अबाउट हरिद्वार कॉन्क्लेव। आपको याद होगा हरिद्वार के अंदर जो हेट स्पीच हुआ था ये उस चीज से डील करता है। एंड दिस वन इज टॉकिंग अबाउट हिजाब केस। ठीक है, तो ये दोनों काफी ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल की तरह लिखे हुए हैं, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट और एक एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट की तरह, मतलब जब भी आप सोचते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन, मतलब एक टाइप का बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना है। नेवर गो इन एक्सट्रीम्स। जितना मर्जी अच्छा हो, कभी भी एक्सट्रीम ऑफ अच्छे में नहीं जाना है और एक्सट्रीम ऑफ बुरे में नहीं जाना है कभी भी। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अ मिडिल पाथ। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट हमेशा कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाएगा, हमेशा वो एक बीच, मतलब जो बीच का जो सबसे बेस्ट पाथ होता है ना उसको हमेशा फॉलो करता है। सो उसी चीज को मतलब देखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पर हमें बात करनी है फेडरल जुडिशरी के बारे में कि एग्जैक्टली जो हमारा जुडिशरी है वो किस तरीके से फेडरल कैरेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्जैक्टली फेडरल होता क्या है। देखिए, देयर आर टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड एज यूनियन, वन इज कॉल्ड एज फेडरल। यूनियन का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर सारा का सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सिंगल एक बॉडी के अंदर सारे का सारा पावर कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन गवर्नमेंट। एंड सिमिलरली जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, जहां पर पावर जो है डिफरेंट बॉडीज के मतलब बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में देयर आर टू मेन बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अलावा वी हैव अ थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज पंचायती राज। तो इन तीनों ही डिफरेंट जो टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, तीनों में ही जो पावर को डिवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडिया है दैट इज ऑल्दो एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, बट साथ ही साथ हमारा जो पावर शेयरिंग का जो प्रिंसिपल है दैट कम्स ऑन फेडरलिज्म। ठीक है, अब देखिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। यहाँ पर जो एवी डाइसी नाम के एक लॉयर हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर नेशन के अंदर जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जितने भी डिफरेंट बॉडीज है, मतलब जितने भी बॉडीज, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये दो बॉडीज जो है जिसके बीच में पावर डिवाइड करना है, उसके बीच में सारे के सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल तीनों ही पावर्स बीच में डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक पावर को डिवाइड करो और सेकंड पावर को डिवाइड ना करें। ठीक है, तीनों ही पावर को आपको डिवाइड करना होगा ना। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने एग्जीक्यूटिव और जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके बारे में तो काफी बातें की हुई है कि किस तरीके से पावर डिवाइड होता है, बट जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में जो जुडिशियल लेवल का जो फेडरल कैरेक्टर है उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। तो आज इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर हम फेडरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी किस तरीके से फेडरल बन सकती है, फिर कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं जो किसको फेडरल बनने से रोक रहे हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस जस्ट आपको ये चीज याद होगा कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं, दे आर नॉट अंडर सम काइंड ऑफ कोई बॉन्ड नहीं है, कोई यहाँ पर कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपली सबके सब साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेट्स जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो जब चाहे इंडिया को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, दूसरा एग्जांपल देखिए यूएसए समझिए। यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं। नाउ दीस 50 स्टेट्स दे लिव इन अग्रीमेंट, एक टाइप के अग्रीमेंट में रहते हैं अलोंग विद द यूएस सेंट्रल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब दीज आर 50 स्टेट्स व्हिच हैव यूनाइटेड टू फॉर्म अ सिंगल कंट्री कॉल्ड एज अमेरिका। ठीक है, उसका एक्चुअल नेम अमेरिका है, बट वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब बनता है जब वो 50 स्टेट्स एक साथ कंबाइन होते हैं। तो
इनका क्या है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है यूएसए ने, जहां पर बोला है कि हम 50 स्टेट्स एक साथ रहेंगे और अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ पर जितने भी लॉज होते हैं वो इनका फेडरल लॉ यानी कि सेंट्रल लॉ अलग होता है और इनका जो स्टेट लॉ होता है वो मतलब अलग होता है। यार इसका मतलब क्या है, इनके यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का लॉ फॉलो होता है। ध्यान से सोचिए, इनके यहाँ पर एक पर्सन यानी कि यूएसए के यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन, ही इज ऑल्सो फ्रॉम वॉशिंगटन एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टेट का भी पर्सन है और एक यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पर्सन है। बट द पॉइंट इज इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंडिया के अंदर जो जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, दे आर नॉट अंडर सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट, दे आर अ यूनियन। मतलब यूनियन मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने कंबाइन करके यूनियन बनाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनियन और स्टेट्स यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर स्टेट्स को कंबाइन करके यूनियन बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन इज ओनली इंडियन, अ पर्सन इज नॉट महाराष्ट्र, अ पर्सन इज नॉट फ्रॉम एमपी, मतलब ही इज नॉट ही इज नॉट डायरेक्टली ऑथराइज्ड कि वो एमपी का एफिलिएशन ले सकता है, वो डायरेक्टली बिहार, यूपी, झारखंड किसी का भी एफिलिएशन ले सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया के अंदर रह रहा है, ही इज डायरेक्टली एन इंडियन, ठीक है, ही इज ओनली एन इंडियन, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बट जो हमारा पावर शेयरिंग का नेचर है वो हमारा फेडरल इन कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा स्टेट तो ओवरऑल यूनियन है, बट जिस तरीके से हम पावर शेयर करते हैं ना, वहां पर हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आपको याद है क्या था ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल, क्या है, यहां पर देखिए ये प्रिंसिपल ये है कि जितने भी आपके डिफरेंट बॉडीज होंगे सबके बीच में पावर को डिवाइड करेंगे। सिमिलरली हमारी कंट्री के अंदर जब हम फेडरल नेचर को फॉलो करते हैं तो हम अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को, लेजिस्लेटिव के पावर्स को, अपने जितने भी जुडिशरी के पावर्स है उन सबको हम आपस में डिवाइड करते हैं, जितने भी डिफरेंट बॉडीज हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे डिफरेंट जजमेंट्स वगैरह हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो हमारा फेडरलिज्म का जो कैरेक्टर है यानी कि फेडरल नेचर है, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज फेडरलिज्म। जैसे मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया, फेडरलिज्म मींस पावर शेयरिंग। नाउ देखिए इसको थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म में समझते हैं। देखिए फेडरलिज्म जो होता है एक टाइप का मिडिल पाथ होता है, ठीक है। अब दो एक्सट्रीम्स कौन कौन से होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सिंपल वर्ड्स में यूनिटैरिज्म, वन इज कॉल्ड एज यूनिटैरिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कॉन्फेडरलिज्म, ठीक है। नाउ यूनिटैरिज्म का सीधा सा मतलब ये होता है जहां पर सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और स्टेट्स जो होते हैं वो सेंटर के सबऑर्डिनेट की तरह होते हैं, मतलब स्टेट सेंटर के अंदर काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज यूनिटैरिज्म। नाम से पता चल रहा है, यूनिटैरिज्म मतलब सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। यूनी मतलब सिंगल, तो जहां पर सिंगल गवर्नमेंट काम करती है, मतलब सारी की सारी पावर सेंटर के पास और स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करेगी, मतलब स्टेट्स यहां पर इक्वल नहीं होती है। और जो सेकंड एक्सट्रीम है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फेडरलिज्म। यहां पर क्या होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं दे आर द सुप्रीम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही वीक होती है, ठीक है। अब अभी के टाइम में देखिए नॉर्मली ऐसा कोई स्टेट नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं मिलता है, बट द पॉइंट इज कि ये दो एक्सट्रीम्स है। अब इसका जो मिड पाथ निकलता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म, जहां पर ना ही पूरी तरीके से एक सिंगल पावर जो सेंट्रल पावर होता है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होता है और ना ही जितने भी स्टेट्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है, बट दोनों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से दोनों में से कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, कोई भी वीक नहीं होता, ठीक है। नाउ एक अब इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को समझते हुए आप आगे समझिए कि फेडरलिज्म का जो मेन आइडिया है वो यही बोलता है कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, कितने भी स्टेट्स होंगे सबके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगी, इक्वल जुडिशियल राइट्स होंगे, इक्वल यहाँ पर जो भी मतलब पॉलिटिकल राइट्स, जुडिशियल राइट एंड जितने भी एग्जीक्यूटिव राइट्स है तीनों ही यहाँ पर इक्वल होंगे। मतलब जितने भी स्टेट्स होंगे, किसी भी स्टेट्स के पास ज्यादा लॉज नहीं होंगे, किसी के पास कम यहाँ पर लॉज नहीं होंगे, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होगा, किसी के पास कम पावर नहीं होगा, सिंपल वर्ड्स में। नो, एक तो ये हो गया कि पावर शेयरिंग होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, हर एक डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। और सेकंड चीज, हर एक स्टेट जो है वो नॉन डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द लार्जर यूनियन, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल वर्ड्स में। यानी कि हर एक स्टेट्स की अपनी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। दैट थिंग इज कॉल्ड एज फेडरल कैरेक्टर। नाउ सिमिलरली देखिए हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रखी है, आज हम जुडिशियल के बारे में बात करते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो फेडरल जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर, मतलब अगर आप हमारा फेडरल जुडिशियल सिस्टम समझेंगे इंडिया का, तो हमारे यहाँ पर एक तो सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है और हाई कोर्ट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो फेडरल का जो यहाँ पर अभी हमने कंसेप्ट समझा तो आप दोनों को लगाइए, तो क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और हाई कोर्ट नीचे है? नहीं, फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज इक्वल पावर्स एज कंपेयर टू हाई कोर्ट और हाई कोर्ट हैज इक्वल पावर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। दोनों में से कोई भी लार्जर नहीं है, कोई भी स्मॉलर नहीं है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट था, वो ये बोलते हैं कि इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया का जो फेडरेशन यानी कि पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, दैट हैज अ डुअल पॉलिटी। मतलब हमारे यहाँ पे डुअल पॉलिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल पॉलिटी? डुअल पॉलिटी का सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया के सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट जो होगा वो अलग होगा और स्टेट के लेवल पे जो लेजिस्लेचर होगा दैट विल बी डिफरेंट थिंग, ठीक है। और पार्लियामेंट के अपने कुछ अलग स्फीयर्स होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के अपने कुछ अलग स्फीयर्स होंगे। इसका मतलब है डुअल पॉलिटी, मतलब एक ही गवर्नमेंट में एक ही पर्टिकुलर पर्सन को दो अलग अलग रूल्स यहाँ पर डायरेक्टली वो कर सकते हैं, मतलब
एक ही पर्सन को दो अलग अलग रूल्स यहाँ पर डायरेक्टली फॉलो करने पड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डुअल पॉलिटी। बट हमारे यहाँ पे डुअल जुडिशरी नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हमारे यहाँ पे डुअल जुडिशरी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मैंने जैसा आपको बताया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यहाँ पर इक्वल है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और हाई कोर्ट नीचे है। आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी लोकल कोर्ट्स हैं सबके सब दे फॉर्म अ सिंगल चेन ऑफ जुडिशरी। वो सबके सब एक सिंगल चेन बनाते हैं और सबके सब साथ मिलकर, मतलब लोकल जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, सबके सब साथ मिलकर डिफरेंट डिसीजंस को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज, अगर सबका अलग अलग जुडिशरी नहीं है, मतलब अगर जो जुडिशरी हमारे पास मल्टीपल नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ केसेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, कुछ केसेस यहाँ पर स्टेट कोर्ट के पास होती है। द पॉइंट बीइंग, देखिए दोनों में से किसी के पास पावर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, बट द पॉइंट इज दोनों का अपना अपना अलग जुरिस्डिक्शन है। ऐसा बोला गया है कि जितने भी सेंट्रल से रिलेटेड लॉज होंगे, कोई भी ऐसा लॉ जो कि पूरे नेशन को एज अ होल अफेक्ट कर सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट टैकल करेगा। और वो सारे लॉज जिसके रेमिफिकेशन सिर्फ स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, मतलब जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली सिर्फ स्टेट के ऊपर जा रहा है, उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट यहाँ पे टैकल करेगा। ठीक है, और जो ऑब्वियसली जो विलेजेस लेवल पे है उसको लोकल कोर्ट यहाँ पे टैकल करेगा। द पॉइंट बीइंग, आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंडिया के अंदर अनइक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है, बट दोनों का जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, तो बहुत सारे हाई कोर्ट हमारे यहाँ पर, जैसे मुंबई का हो गया, ठीक है, फिर मद्रास का हो गया, इलाहाबाद का हो गया, ये कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो कि 1860 से लगातार बनते आ रहे हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, कलकत्ता का हाई कोर्ट हमारा वन ऑफ द अर्लीस्ट हाई कोर्ट्स था, देन के मद्रास का हाई कोर्ट, देन के इलाहाबाद का हाई कोर्ट। द पॉइंट बीइंग, हाई कोर्ट यहाँ पर बहुत पहले से बन रहे हैं, बट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था दैट वाज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट रेमिफिकेशन मिलती है, फर्स्ट तो यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो नया कौन है, पुराना कौन है? तो हाई कोर्ट तो बहुत पुराना है, हाई कोर्ट देखिए 1860 से लगातार चलता आ रहा है, बट द पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट इज न्यू। कंपैरिजन अगर आप करेंगे, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नया है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर काफी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है हाई कोर्ट से। नाउ यहां पर वही क्वेश्चन फिर से आता है कि हु इज सुपीरियर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो जैसा मैंने आपको बताया सिंपल वर्ड्स में, नो वन इज सुपीरियर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी इक्वालिटी की बात करता है, पावर इक्वालिटी की बात करता है, जहां पर बोलता है कि हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सबके साथ दोनों इक्वल पावर है, मतलब दोनों की पावर यहां पर बिल्कुल इक्वल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए अराउंड मतलब 10-12 साल पहले एक केस आया था जिसके अंदर जो मद्रास के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, ठीक है, मद्रास के हाई कोर्ट को जो जज थे उनको दो ऑप्शन दिए गए। उनको बोला गया या तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए, ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और वहां पर आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम करेंगे, मतलब आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, बट आपको एक इंपॉर्टेंट जज बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ही मतलब चीफ जस्टिस का काम कर सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मद्रास हाई कोर्ट के जो लोग, देखिए कोई भी पर्सन जो होता है, जो उसके एम्बिशंस हाई होते हैं, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मतलब पावर ज्यादा होगी। बट द पॉइंट इज कि दिस पर्सन चोज टू स्टे इन द हाई कोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मद्रास हाई कोर्ट एंड स्टे एज अ चीफ जस्टिस, बिकॉज अगेन ये वाला कंसेप्ट समझिए, बिकॉज दोनों की पावर तो इक्वल है ना। देखिए हाई कोर्ट का ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर यहाँ पर इक्वल है एज कंपेयर टू मद्रास हाई कोर्ट, दोनों की पावर इक्वल है। इसलिए मतलब इन जो उस टाइम के जो जज हुआ करते थे उन्होंने डायरेक्टली मद्रास का चीफ जस्टिस होना मतलब को चूज किया एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके एक नॉर्मल जज बनना। ठीक है, आई होप आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आप एक्जेक्टली समझ गए कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच का जो पावर है उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। अगेन समझिए, यहां पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो दोनों में डिफरेंस कहां पर आता है? दोनों में डिफरेंस आता है सिर्फ अपील के केसेस में। मतलब यह है कि जब भी आप हाई कोर्ट के अंदर किसी भी चीज को अगर कोई भी केस फाइल करते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है। बट द पॉइंट इज इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी बाकी केसेस हैं, हर एक चीज में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमारे यहां पर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप थ्योरेटिकल पोजीशन देखेंगे, मतलब अगर आप थ्योरी समझेंगे, थ्योरी ये बोलती है कि हाई कोर्ट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट एंड सिमिलरली हाई कोर्ट के जजेस आर इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दे आर नॉट अनइक्वल एट ऑल, दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, बट दोनों के अंदर यहां पर एक डेलिकेट बैलेंस चाहिए। अब इसको हम समझते हैं कि एक्जेक्टली क्या है ये बैलेंस। द पॉइंट इज एक बैलेंस होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बीच में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस वगैरह हैं उनके बीच में, और ये बैलेंस 1990s तक बिल्कुल परफेक्टली काम भी कर रहा था। बट द पॉइंट इज कि 1990 के बाद ये जितना ही बैलेंस था ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ झुकना स्टार्ट हो गया, मतलब इट स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है, जितनी भी पावर्स थी वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से इरोड होकर, चेंजेस होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने लगी। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल कोर्ट जो है यानी कि जो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, इट स्टार्टेड बिकमिंग मोर पावरफुल एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। ध्यान समझिए, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलती है दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे आर कंपैरेटिवली इक्वल। इनके अंदर कोई भी यहाँ पर पावर हमारा शेयर ही नहीं हो सकता। मतलब
ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई इसमें से लार्जर हो, एक कोई स्मॉलर हो। बट 1990s के बाद ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट स्टार्टेड गेटिंग मोर पावर एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यहाँ पर का स्टेचर छोटा रह गया और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लार्जर होने लगा। और ये चीज स्टार्ट हुई थी 1984 के आसपास, जब इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी। इमरजेंसी के आसपास में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू यहाँ पर अंडरमाइन होती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। देखिए दिस इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट टॉपिक, बट आप यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो इमरजेंसी वाला टाइम जब आया था 1984 1985 के आसपास का टाइम, उस टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा इरोड हो गई थी और हाई कोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज हाई कोर्ट ने बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए थे। इसी चीज को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर धीरे धीरे आफ्टर इमरजेंसी अपनी पावर को यहाँ पर फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट किया और उसी के कारण ऐसा हुआ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था, जहां पर अभी तक ये बोला जा रहा था कि हाई कोर्ट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर इम्बैलेंसेस देखने को मिले। और यहां पर जो ऑथर है वो तीन स्पेसिफिक ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, बोलते तीन यहां पर स्पेसिफिक ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण जो हाई कोर्ट की स्टैंडिंग है, जो हाई कोर्ट की वैल्यू है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई है। समझते हैं। पहला चीज बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर एक कोलिजियम बनाया। आपको याद है कि किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कि किसी भी अगर आपको जज को नियुक्त करना है या फिर रिमूव करना है या फिर कुछ भी करना है, मतलब अगर उन्हें अपॉइंट करना है फिर रिमूव करना है, उसके लिए आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के जो एक कुछ ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोलिजियम, वो कोलिजियम से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कोलिजियम विल एक टाइप का सब्सटेंशिएट करेगा, वो बताएगा कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पर्सन को यहां से यहां तक भेजो, इस पर्सन को चीफ जस्टिस की तरह अपॉइंट करो, इस पर्सन का ट्रांसफर कर दो। एवरी सिंगल पावर वाज कंसंट्रेटेड इन सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज तो समझ गए कि हाई कोर्ट के जितने भी मतलब जज वगैरह होंगे, उनको चूज करने का, उनको अपॉइंट करने का, उनको रिमूव करने का, उनको ट्रांसफर करने का सारा पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कोलिजियम नाम के जो सिस्टम थे उसके अंदर हाथों में ले लिया। तो ऑब्वियस बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है मतलब सुप्रीम कोर्ट हल्का से ऊपर हो गया, सुपीरियर हो गया। सेकंड चीज ये हुआ कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट्स ने, मतलब डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स बना दिए। इसको अभी हम आगे थोड़ी देर में काफी डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर शॉर्ट में समझिए। पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बना दिए, मतलब बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बना दिए, बहुत सारे अपीलेट ट्राइब्यूनल्स बना दिए। उन सब के कारण क्या हुआ, जितने भी हाई कोर्ट की पावर थी वो यहां पर रिड्यूस हो गई, बिकॉज इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड डायरेक्टली अपील। तो सोचिए, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर अपील करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहां जाकर अपील करेगा? वो डायरेक्टली अपील करेगा हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उसको ज्यादा बेटर तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पे है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर डायरेक्टली केस जाता है तो वो मीडिया की मतलब नजरों में आता है। द पॉइंट इज कि इसी पर्टिकुलर चीजों के कारण सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेचर है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा। और थर्ड चीज ऑथर बोलते हैं यह है कि पिछले 20-25 सालों से सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ट्रिफलिंग मैटर्स, बहुत ही मतलब छोटे छोटे मैटर्स के अंदर अपने जो राय है उसको घुसा रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है बेसिकली। मतलब जो चीजें यहाँ पर हाईकोर्ट के लिए छोड़ देनी चाहिए उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एंटर कर रहा है। इसके कारण भी हाईकोर्ट की कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो अंडरमाइन हो गई और सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो गई। इसके कारण क्या हुआ, जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नाउ आप एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पर डायरेक्टली एक नोट डाउन कर सकते हैं जगह पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द जुडिशरी द वीकर द फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर, कोई भी अगर आप देखेंगे वहां पर अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइप की गवर्नमेंट में अगर सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जहां पर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को अपनी जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेगी स्टेट से छीन करके, तो वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। देखिए ध्यान सोचिए, अगर सेंट्रलाइजेशन होती है इसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने पास पावर इकट्ठा करती है तो पावर कहां से लाएगी, वो लाएगी स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर वो रिड्यूस कर देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर यहां पे इंक्रीज कर लेगी। दैट इज मीन मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल क्या बोलता था, फेडरल बोलता था यहां पर हाई कोर्ट शुड बी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को यहां पर सेंट्रलाइजेशन करना है तो क्या करेगा, हाई कोर्ट से पावर छीन लेगा और सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर कर लेगा। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट अगर पावर को सेंट्रलाइज करता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस चीज को वीक करता है। और फर्स्ट स्लाइड याद कीजिए, फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या बोला था, दिस फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने आपको तीन मेन चीजों के बारे में बताया, राइट। फर्स्ट वाज कोलिजियम, सेकंड वाज कॉल्ड एज जो पैरेलल बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जुडिशियल सिस्टम्स बना दिए गए, और थर्ड इज की सुप्रीम कोर्ट ट्रिफलिंग मैटर्स के अंदर आ रहा था। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्जैक्टली हुआ क्या। फर्स्ट इज कॉल्ड एज कोलिजन सिस्टम। देखिए हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्जैक्टली कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा पावर अपनी तरफ टिल्ट कर लिया एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। तो पहला था कोलिजियम सिस्टम। इसके अंदर क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी पावर अपने हाथों में रख ली कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली कोई भी पर्सन कहां से कहां ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब कौन पर्टिकुलर जज किस हाई कोर्ट के अंदर काम करेगा, ये सारा का सारा पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में रख लिया। एंड जो चीज ये सब चीजें डिसाइड करता है, जो भी ऐसी गवर्नमेंट जो ये सब चीजें डिसाइड करता है वो ऑब्वियसली हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर जज को अगर अपॉइंट करना है या फिर उसके अपॉइंटमेंट को डिले करना है, किसी पर्टिकुलर जज को चीफ जस्टिस बनाना है या फिर नहीं बनाना है, एवरी सिंगल पावर इज हेल्ड विद द सुप्रीम कोर्ट के कोलिजन सिस्टम के
के अंदर। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पावर डायनामिक है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। मतलब हाई कोर्ट के जो जज हैं वो पहले सुप्रीम कोर्ट के इक्वल हुआ करते थे, बट अब वो इक्वल नहीं रहे हैं। पावर डायनामिक यहाँ पर चेंज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं दे आर कंपैरेटिवली गेटिंग मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द हाई कोर्ट। सेकंड चीज, ट्रफलिंग मैटर्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे मैटर्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए समझिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेशंस, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मैटर्स होते हैं जहां पर हाई कोर्ट डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, बट वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट अंदर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसको समझिए, 2018 के अंदर क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर कुछ लोगों ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर दिवाली सेलिब्रेशन को कटेल करने के लिए एक केस फाइल किया था। समझिए इसको, 2018 में जब दिल्ली, देखिए अगर आपको दिल्ली का कोई इशू हो रहा है, दिल्ली के अंदर आप अगर आपको दीपावली का सेलिब्रेशन चेंज कराना है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड अपील टू द हाई कोर्ट। आपको हाई कोर्ट के अंदर अपील करना चाहिए। व्हाई गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट? देखिए वो गए, दैट्स नॉट रॉन्ग बिकॉज दे यूज देयर रिट। उन्होंने अपना रिट पिटीशन यूज किया, रिट पिटीशन के थ्रू वो गए, उसमें कोई गलत नहीं है। बट जो रिट पिटीशन है वो सेज कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एंड एज आई सेड अर्लियर कि कोई पर्सन जिसको मतलब ऑप्शन मिलेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ही विल डायरेक्टली चूज सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि हाई कोर्ट का पावर यहाँ पे अंडरमाइन हो गया ना। देखिए आप दिल्ली हाई कोर्ट को आपने कंसिडर भी नहीं किया। अगर आप नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट की वैल्यू थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गई और सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो गई। समझिए, इस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एंटरटेन करने से मना नहीं किया। ऑब्वियस बात है, एक टाइप का रिट पिटीशन था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और ये डिसाइड किया कि दीपावली जो है उसका टाइमिंग रिड्यूस कर दिया जाएगा और बोला गया कि शाम में सिर्फ 1 से 2 घंटे तक आप दीपावली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये डिसीजन लिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब बिहाफ पे। पॉइंट यही है ना कि दिल्ली का जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज को यहाँ पर डिसाइड किया था, दिल्ली के लोगों ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट केस फाइल किया था। तो ये जो डिसीजन लिया गया था वो दिल्ली के बेसिस पे लिया गया था। तो उन्होंने ये बोला कि शाम में 1 से 2 घंटे आप दीपावली मना सकते हो, बट साउथ इंडिया के अंदर तो दीपावली मॉर्निंग में मनाई जाती है। What about this now? देखिए, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम यह है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट क्यों बनाया गया था। याद कीजिए फर्स्ट स्लाइड में हमने बोला था दोनों को अपना अपना अलग अलग जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मैटर्स को टैकल करना था जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हो, जो कि पूरे नेशन को डायरेक्टली मतलब एक तरीके से इंपैक्ट करते हो, और हाई कोर्ट को ऐसे मैटर को टैकल करना था जो कि स्टेट स्पेसिफिक हो। तो जो दीपावली का सेलिब्रेशन है दैट शुड बी हाई कोर्ट का मैटर ना। देखिए ध्यान से सोचिए, साउथ इंडिया के अंदर जो हाई कोर्ट्स है वो अलग तरीके से अपने जजमेंट्स को दे सकते थे। वो अगर उन्हें रेगुलेट ही करना था तो वो मॉर्निंग के टाइम से रेगुलेट कर सकते थे। बट द पॉइंट इज, उन्होंने अगर इवनिंग को रेगुलेट कर दिया, मतलब जो दिल्ली वाला जो रेगुलेट कर दिया, वो साउथ जो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के जितने भी लोग जो कि दीपावली सेलिब्रेट करते थे उनके अगेंस्ट हो गया। बिकॉज उनका वैल्यू सिस्टम ये बोलता है कि मॉर्निंग में सेलिब्रेट करना है, बट द पॉइंट इज कि अब लॉ बोल रहा है कि मॉर्निंग में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली सेलिब्रेट इन द इवनिंग। दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो कि हम जब भी हम सर्कुलेशन ऑफ पावर में जाते हैं उसके कारण इमर्ज होती है। इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गोकुलाष्टमी जो होती है ना, जो हमारी कृष्ण जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसके दिन में जो दही हांडी होती है, उस चीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट वहां पर जाकर उसके जो हाइट कितनी होनी चाहिए दही हांडी की, कितनी नहीं होनी चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑब्वियसली, तो इन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाकर इंटरवीन कर रहा है, उसके ऊपर डिसीजंस ले रहा है। देखिए डिसीजन लेने में कुछ गलत नहीं है, गलत यह है कि दीज डिसीजन शुड बी टेकन बाय द हाई कोर्ट ना, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल डिसीजंस। यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे मतलब दही हांडी का हाइट डिसाइड करने लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बहुत सारे डिफरेंट काम है मतलब डिसीजंस लेने को। अगर वो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा तो फिर वो डिसीजंस कौन लेगा, राइट? अगर ये छोटे छोटे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेना स्टार्ट कर देगा तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगी? देखिए समझिए, सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार इंटरफेयर कर रही है इन सब मैटर्स के अंदर। देखिए इसे हम इंटरफेयर नहीं बोल सकते, पॉइंट इज इंटरफेयर का मतलब ये है कि लगातार पावर को कंसंट्रेट किया जा रहा है। ठीक है, आपको एक चीज समझना है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खुद भी ये चीज समझती है कि वो लगातार डिसफंक्शनल हो रही है, बिकॉज काफी छोटे छोटे मैटर्स को मतलब यहाँ पर समझ रही है। मतलब फ्रिवलस मैटर, जो हल्के हल्के मतलब छोटे छोटे मैटर जिसको सुप्रीम कोर्ट के मतलब अलावा जो हाई कोर्ट है, जो लोकल कोर्ट्स हैं, वो भी इसको टैकल कर सकते थे, बट उन मैटर को लेकर लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं, और ये मैटर जो है कहीं ना कहीं जो कोर्ट का इंपॉर्टेंट टाइम है उसको वेस्ट कर रही है। बट समझिए, सुप्रीम कोर्ट इसे मना भी नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं रिट पिटीशन का फाइल है, और रिट पिटीशन जो है आर्टिकल 32 हमारा डायरेक्टली बोलता है वी कैन गो ईदर टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को जाने के पास हमारे पास डायरेक्टली एक टाइप का लॉ है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, बट एक मॉरल आपका जो वो है, जो है आपकी एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है, वो ये है कि बिफोर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट यू मस्ट गो टू द हाई कोर्ट। दिस इज कॉल्ड एज मॉरल, एक टाइप का प्रिंसिपल है, मॉरल राइट है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, राइट? अब देखिए, हर टाइम सुप्रीम कोर्ट जब भी हाई कोर्ट के कोई भी डिसीजन को लेता है या फिर सेकंड गेस करता है, इसका मतलब क्या है? वो हाई कोर्ट के जजमेंट पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। ध्यान से सोचिए, हाई कोर्ट ने मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिसीजन ऑलरेडी दे रखा है, अब सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट आके एक दूसरा डिसीजन ले रहा है। इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक डिसीजन देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है हाई कोर्ट की पावर को फिर से अंडरमाइन किया जा रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट जो हमारा था, दैट वाज पैरेलल जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या था? बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स ऐसे बना दिए जाते हैं बाई डिफरेंट गवर्नमेंट्स। जैसे कि देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन बना दिया गया, और डिफरेंट जो कंपनीज के लॉ ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो सब बनाए गए, बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए। ये सब बनाने में कुछ गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज इसके अंदर ये लिखा हुआ है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको अपील करनी है तो यू कैन नॉट गो टू द हाई कोर्ट। कोर्ट को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अगर आप हाई कोर्ट को बाईपास कर देंगे, देन व्हाट इज द मेन यूज ऑफ हाई कोर्ट?
राइट। ये लॉज जो बनाए हुए हैं जितने भी कॉम्पिटिशन कमीशन के, जितने भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के, जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स के, इन सब के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है दैट हाई कोर्ट हैज नो रोल टू प्ले। इसके अंदर हाई कोर्ट के मतलब कोई मैटर ही नहीं आता है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आप कोई भी अगर आपके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लिया आता है उसके अगेंस्ट आप डायरेक्टली अपील कर सकते हो। मतलब आपका अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा, दैट विल बी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं चीजों के कारण जो हाई कोर्ट की अथॉरिटी है वो लगातार वीकन हो रही है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी अथॉरिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। और यही हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि फेडरल कैरेक्टर जिसके अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट शुड हैव बीन इक्वल टू द हाई कोर्ट, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज गेनिंग मोर पावर एज कंपेयर टू द हाई कोर्ट। ठीक है, आई होप आप ये जो भी आर्टिकल्स में जितनी चीजें हमने बात की उसे आप समझ रहे हैं। फाइनली कंक्लूजन के अंदर ऑथर ये बोलते हैं कि हम ये होप कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को खुद ही रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दे, जितनी भी फॉलीज वगैरह हो रही है, जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, इनको खुद ही रिकॉग्नाइज करे और एक सेल्फ एब्निकेशन के पाथ पे चले। इसका मतलब है सेल्फ रेटिफिकेशन, यानी कि मतलब है खुद को यहां पर सही करना, ताकि फेडरल बैलेंस को फिर से रिस्टोर किया जा सके और जो हाई कोर्ट की पावर है उसको एम्पावर कर सकते हैं, बिकॉज वही हमारे नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है। आई होप आपको जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द जुडिशरी का जो आर्टिकल था वो काफी डिटेल में और काफी मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं आरबीआई की पॉलिसी स्टांस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज की कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली एक न्यू डेटा आया है, उस डेटा के अंदर ये बोला गया है कि जनवरी 2022 के अंदर, यानी कि जो रिसेंट मंथ जो हमारे खत्म हुआ है उसके अंदर जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका टोटल इन्फ्लेशन जो है दैट हैज इंक्रीज टू 6.01%। नाउ याद कीजिए हमने बात की हुई है जो हमारा इन्फ्लेशन का रेंज है इंडिया के अंदर दैट इज 4% प्लस माइनस 2%, ये हमारा रेंज है। इसका मतलब क्या है, 4% पे अगर आप 2% प्लस करते हैं तो कितना हुआ 6%, और माइनस करते हैं तो 2%। दिस इज हमारा रेंज। मतलब हमारा इन्फ्लेशन अगर 2% से 6% के बीच में रह रहा है दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट हमारा इन्फ्लेशन इट हैज इंक्रीज टू 6.01%। इसका मतलब क्या है, हमने वो जो अपर टॉलरेंस लिमिट थी 6% की उसको हमने ब्रीच कर दिया, उसके हम आगे निकल गए। नाउ देखिए आरबीआई ने जब पिछला बार जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुआ था ना, उस कमेटी के अंदर ये बोला गया था कि हम ये चीज एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब ये चीज हम सोच रहे हैं कि बिकॉज हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारे जो कंट्री का ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है उसके कारण इन्फ्लेशन आएगा। बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 6% का जो लिमिट है उसको पार कर जाएगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हिंटरलैंड वाला एरिया है, व्हाट इज हिंटरलैंड? हिंटरलैंड सिंपली आप विलेजेस को समझ सकते हैं। विलेजेस के लिए एक दूसरा वर्ड है हिंटरलैंड। नाउ देखिए हिंटरलैंड में बोला जाता है जहां पर कंट्री के मेजॉरिटी ऑफ द पुअर लोग रहते हैं, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पे फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अगर आप दिसंबर 2021 यानी कि जस्ट 2 महीने पहले का देखेंगे तो वहां का इन्फ्लेशन रेट इट वाज 3.39% एंड इट हैज इंक्रीज टू 5.18%। ध्यान सोचिए यहां पर 3.39% 5.18% पहुंच जाना, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 1.7% का राइज हो गया यहां पर सिर्फ 2 महीनों के अंदर, एंड दिस इज अ बिग राइज। ठीक है, अब ऑयल्स एंड फैट्स जितने भी डिफरेंट ऑयल वगैरह जो बिकते हैं जो विलेजेस के एरिया में है, उनके दाम यहां पर 18.7% तक बढ़ गए। मतलब समझिए अगर आप राउंड फिगर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 20%। इसका मतलब क्या है, हर एक चीज जो 100 रुपए की मिलती थी वो 120 रुपए की हो गई है। नाउ देखिए ये देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही कम हुआ है, बट द पॉइंट इसकी समझिए कि ये हम हिंटरलैंड की बात कर रहे हैं, ये हम विलेजेस एरिया की बात कर रहे हैं। उस एरिया के अंदर अगर ये सब चीजें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आरबीआई से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो हमारा पैंडेमिक एरा का जो स्टांसेस वगैरह है उसको हम चेंज करें, बट उन्होंने ऑब्वियसली स्टांस को चेंज नहीं किया था। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात की थी। नाउ इसको हल्का समझिए कि पैंडेमिक एरा का स्टांस से इसका मतलब क्या है। देखिए जब पैंडेमिक आया था तो पैंडेमिक के कारण सबसे बड़ी चीज क्या हुई, स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन के कारण क्या हुआ, लोगों की जॉब चली गई तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं थे, राइट, दे हैड नो मनी। अब लोगों को पैसा प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर दिया। इंटरेस्ट रेट सस्ता किया ताकि जो डिफरेंट लोग हैं वो लोग इसके थ्रू आके लोन वगैरह ले सके, उनके हाथों में पैसा है। सेकंड चीज, बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए जिसके थ्रू मार्केट के अंदर पैसा को इंक्रीज किया गया। ठीक है, मतलब पैसा नहीं था, इस चीज को यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज किया गया। जब भी मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में कि लोगों के हाथों में यानी पीपल के हाथों में पैसा यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लोगों के हाथों में पैसा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लोग यहां पे डिमांड क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेंगी और जीडीपी जो है वापस ऑन ट्रैक आ जाएगी। दिस वाज अ सिंपल चेंज जो कि हमने फॉलो करने की कोशिश की थी। अब समझिए प्रॉब्लम कहां हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि पैंडेमिक के कारण स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन के कारण यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ी, उसके कारण देखिए लोगों के हाथों में पैसा नहीं था, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट डाउन तो कर दिया और हमने मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज कर दिया, बट मार्केट के अंदर पैसा इतना इंक्रीज हो गया कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमने सोचा था कि जो मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज करेंगे तो लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, और लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो डिमांड क्रिएट करेंगे। पॉइंट इज कि डिमांड तो क्रिएट हुआ लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट तरीके से क्रिएट नहीं हो पाई। उसके कारण क्या हुआ, चीजों के प्राइसेस बढ़ने लगे। ठीक है, और चीजों के प्राइसेस बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हुई और यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो सब आना स्टार्ट हो गया। नाउ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आरबीआई जो है इस पर्टिकुलर जो मार्केट के अंदर जो पैसा इंक्रीज हो रहा है इस चीज को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेगा और जो टोटल मार्केट के अंदर पैसा है इसको भी डिक्रीज करेगा ताकि इन्फ्लेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सके। बट यहाँ पर जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई ने ये बोला था पिछली बार जो फरवरी के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी की जो बेसिकली मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि हम अभी इस पर्टिकुलर चीज को चेंज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा ही चले, मतलब स्टेटस को क्या है, अभी
अब आपको याद होगा हमने लास्ट मंथ बात की थी कि एग्जैक्टली हमारे आरबीआई का भी पॉलिसी स्टांस क्या चल रहा है, दैट इज एकोमोडेटिव, ठीक है, आपको याद है एकोमोडेटिव। और जितने भी बाकी जो जितने भी चांसेस थे उन सबको भी हमने काफी डिटेल के अंदर समझा था। द पॉइंट इज अभी हमारा एकोमोडेटिव चल रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम चीजों को पैसा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज मतलब करते रहते हैं। तो अगर हम पैसा इंक्रीज करते हैं मतलब मार्केट के अंदर पैसा रहता है तो ऑब्वियसली लोग सब जो है उनके पास भी काफी ज्यादा पैसा रहता है। नाउ ध्यान से देखिए, आरबीआई जो है वो क्या करता है, बाई मंथली बेसिस मतलब हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बनाता है, यानी कि एक साल के अंदर 6 बार होती है। अब कुछ डिफरेंट यहाँ पर स्टांसेस होते हैं। इसका मतलब समझिए, पहला स्टांस होता है न्यूट्रल स्टांस, जहां पर होता है कि जो जैसा पिछली बार चल रहा था उसके हिसाब से छोड़ दो, मतलब ना कुछ इंक्रीज करो ना कुछ डिक्रीज करो, सिंपल वर्ड्स में। सेकंड इज कॉल्ड एज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब वो है कि आप इंटरेस्ट रेट को टाइटन कर देते हो। टाइटन करना मतलब आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दोगे, मतलब लोग जो है वो लोन नहीं ले पाएंगे, मतलब लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा। थर्ड इज कॉल्ड एज एकोमोडेटिव, जिसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। एकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे फंड्स को इंजेक्ट करते रहो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट के अंदर डालते रहो ताकि लोगों के पास पैसा रहे। फोर्थ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी, नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्शन करना है, मतलब कि हमें अपने चीजों को और ज्यादा टाइटन करना है, मतलब मार्केट से पैसे को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। सिफलिंग आउट द फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब मार्केट से पैसों को फंड्स को बाहर निकालना है। सिफलिंग आउट मतलब बाहर निकाल लेना। एंड फाइनल इज हॉकिश। हॉकिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर देना, मतलब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हॉकिश एक्सट्रीम मेजर हो सकता है। ये कुछ यहाँ पर सिंपल मेजर्स थे, ठीक है, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया। तो आई होप आप समझ गए कि लास्ट टाइम हमने जो हमने एकोमोडेटिव स्टांस फॉलो किया था, हमने फिर से एकोमोडेटिव स्टांस को फॉलो किया, मतलब हम मार्केट के अंदर अपने पैसे को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, हम अपने मार्केट के अंदर पैसा और ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे। नो देखिए, अगर आप मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज करेंगे तो उसके कुछ घाटे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो समझिए फायदा क्या होगा अगर आप मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज करेंगे। सिंपल वर्ड्स में क्या है, लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज आवर जीडीपी का ग्रोथ। बट साथ ही साथ अगर आप मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या है, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर लोगों ने ज्यादा डिमांड क्रिएट कर दिया, मतलब इफ डिमांड गेट्स मोर देन सप्लाई, अगर प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पा रही और डिमांड उतना हो गया तो इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, मनी को इंक्रीज करना, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के कारण प्रॉब्लम, मतलब एक तो फायदा ये होगा कि जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ सकती है, लेकिन घाटा ये होगा कि हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और यही चीज हमारे यहाँ पर हुई है, मतलब हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब समझिए, आरबीआई इन सब चीजों को प्रॉब्लम को ऑब्वियसली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर प्राइसेस वगैरह यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको याद होगा यूक्रेन रशिया का जो टेंशन है। यूक्रेन रशिया का जो देखिए जो टेंशन है उसके कारण क्या हुआ है, हमारे आसपास का जो प्राइसेस वगैरह है, क्रूड का प्राइसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और माना जा रहा है कि पिछले 7 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हाई प्राइसेस यहाँ पर हो गए हैं। उसके कारण इन्फ्लेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन के डिपार्टमेंट जो फ्यूल है, कम्युनिकेशन के लिए जो फ्यूल चाहिए, हर एक चीज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए 9.36% तक हमारा फ्यूल का रेट यहाँ पर इन्फ्लेशन की तरफ इंक्रीज हो गया है। और माना जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से जो पंप प्राइसेस है, मतलब जो फ्यूल प्राइसेस है, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। बट उसका मेन रीजन आप भी जानते हैं, मेन रीजन उसका है कि 5 स्टेट के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। जैसे ये इलेक्शन खत्म होंगे वैसे ही माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, बेसिकली सेंटर है, वो अलाउ कर देगी कि जितने भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है वो शायद फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप ये लेके चलिए कि जैसे आपके इलेक्शन खत्म होंगे, वंस अगेन पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। दैट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, बिकॉज इलेक्शन के कारण ही अभी तक उन्होंने रोक के रखा हुआ है। अब देखिए समझिए, जो ये इकोनॉमिक रिकवरी जो हम कोशिश कर रहे थे पैंडेमिक के कारण, वो बहुत ही अनइवन हुई है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे थे जिनको काफी ज्यादा रिकवरी मिल गया, बट कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनको ये रिकवरी नहीं मिली, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो एक मतलब बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज IHS मार्केट, उन्होंने एक मंथली अपना सर्वे निकाला है, उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि ऑल्दो इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, मतलब जितना हम आउटपुट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सेकंड चीज, हमारा ऑर्डर भी काफी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा डिमांड भी काफी इंक्रीज हुआ है, बट इसके बावजूद हमारा ग्रोथ रेट जो है वो उतना ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, देखिए डिमांड इंक्रीज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंक्रीज हुआ है, हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है, बट हमारा ग्रोथ इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? ग्रोथ इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहां पर ऐसा पता चल रहा है, जो चीजें यहां पर, जैसे मान लीजिए पहले 10 चीजें बिक रही थी, ठीक है, 10 चीजें 10-10 रुपए की बिक रही थी, तो हमें टोटल मिल रहा था 100 रुपए, ठीक है, एग्जांपल लीजिए। अब मान लीजिए कि 10 रुपए, तो हम इस पर्टिकुलर 100 रुपए को देखते हैं, दिस 100 रुपीज इज हमारा ग्रोथ है, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करें, मान लीजिए अभी भी टोटल 10 ही चीजें बिक रही है, बट उनका इन्फ्लेशन के कारण प्राइस इंक्रीज होकर 12 रुपए हो गया, तो अब ये सेम चीजें आपको 120 रुपए में बिकेंगी। देखिए देखने में लग रहा है कि ग्रोथ इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 100 रुपीज मिल रहा था, अब हमें 120 मिल रहा है। इसका मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि 120 रुपए मिल रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि अभी भी नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी अभी भी सेम है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो कि इंडिया अभी राइट नाउ फेस कर रहा है। तो बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारा अनसर्टेनिटी है। और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए आरबीआई ने जनवरी के अंदर एक सर्वे किया था, उस सर्वे का नाम है हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट हाउस होल्ड जो है, एक नॉर्मल जो कंज्यूमर्स है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले एक साल के अंदर इन्फ्लेशन कितना बढ़ने वाला है। तो लोगों ने जो एवरेज इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया है दैट इज अराउंड 10.7%। सोचिए अभी हम 6.01% के आसपास है, अभी हम
इतना प्रॉब्लम में आ गए हैं, हम ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन 10% के आसपास पहुंच जाएगा। देखिए ऐसा होने नहीं वाला है, ऑब्वियसली हाउस होल्ड का ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है, ये एक टाइप का एक्सपेक्टेशन है। और मतलब अगर आप पिछले 2 महीने पहले जाएंगे, नवंबर में जाएंगे, तो वहां तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद 12% तक इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड। बट ये चीज ऑल्दो 12% से इंक्रीज होकर 10% तो आ गई है, बट 10% भी बहुत ज्यादा है। देखिए इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया इसका मतलब है कि आगे जाकर गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके ऊपर स्टेप्स लेगी और गवर्नमेंट मार्केट से मनी को डिक्रीज कर देगी। अगर मनी को डिक्रीज कर देगी मतलब हमें इंटरेस्ट रेट महंगे मिलेंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से, इसका मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं उस टाइम प्रॉपर्ली स्पेंड करने को। उस चीज को सोचते हुए लोगों ने आज ही अपने स्पेंडिंग को कट करना स्टार्ट कर दिया। सोचिए, लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है कि आगे जाकर इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है इतनी ज्यादा, उसके कारण गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, मनी सप्लाई डिक्रीज कर देगी। मनी सप्लाई डिक्रीज करने के कारण लोगों के उस टाइम हाथों में पैसा नहीं रहेगा, लोगों को लोन्स वगैरह नहीं मिलेगी, इसलिए उस टाइम के लिए पैसा बचाने के लिए लोगों ने आज ही अपने स्पेंडिंग को कंस्ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेकुलेटिव स्पेंडिंग। स्पेकुलेटिव स्पेंडिंग का मतलब क्या है, देखिए ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है कि कभी हमारी इन्फ्लेशन रेट 10% पहुंचे ही ना, बट उस चीज के डर में कि अगर पहुंच गई, लोगों ने आज ही मतलब अपने पैसे बचाने स्टार्ट कर दिया, लोगों ने आज ही अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर लोग यहां पर पैसा स्पेंड करना रिड्यूस कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। बिकॉज देखिए ऑलरेडी जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है, जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना पैसा हमारे प्राइवेट लोग खर्च करते हैं, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है। और अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल से चीज को कंपेयर करने की कोशिश करें तो उसके भी हम पीछे हैं, मतलब अभी तक हम वहां भी नहीं पहुंच पाए। अगर ये और ज्यादा डिक्रीज हुआ, मतलब ये और ज्यादा वर्सन हुआ, मतलब और लोगों ने अगर पैसा मतलब खर्च करना कम कर दिया, तो आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है ना कहीं इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करने का, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब आरबीआई को फिर किस ना किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। दिस विल बी द एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो आरबीआई का जो राइट नाइट को मेन प्रॉब्लम है, जो मतलब मेन फोकस है, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। हम प्राइस को स्टेबल रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हट जाएगा और हमें प्रॉब्लम मतलब हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब हो इससे पहले हमारे ऑथर ये बोलते हैं कि आपको पॉलिसी स्टांस चेंज करना होगा। अभी जो आपका जो एकोमोडेटिव स्टांस चल रहा है उसके अंदर आप और पैसा मार्केट के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं, बट ये मार्केट की पैसा इन्फ्यूज करने का देखिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी यहाँ पर इंक्रीज होगी आपकी, बट जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पर आपको इसका स्टांस चेंज करना होगा। आपको कहीं ना कहीं एकोमोडेटिव से चेंज करके कॉन्ट्रैक्शनरी की तरफ जाना होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, मार्केट से पैसे को बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा हुआ था। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल, जो कि हम रशिया और यूक्रेन के टेंशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि उन्होंने कुछ ट्रुप्स को अपने यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर खींच लिया। आपको याद होगा प्रॉब्लम क्या थी, रशिया यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 3 साइड से उन्होंने उसको घेर लिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने अपने ट्रुप्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खींच लिया है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि जो रशिया है वो डिस्केलेट करना चाहता है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। देखिए रशिया ने एक स्टेटमेंट हमेशा बोला है, रशिया ने फ्रॉम डे 1 उन्होंने बोला है कि वो यूक्रेन पे कभी भी अटैक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, रशिया ने ऑल द बोला था कि हम यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, बट इसके बावजूद रशिया बहुत ही मैसिवली ट्रुप को मोबिलाइज करना स्टार्ट करता है यूक्रेन के बॉर्डर पे। मतलब उन्होंने एक तरफ बोल दिया कि हम अटैक नहीं करेंगे, पर दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन के चारों तरफ अपने ट्रुप्स को लगा दिया। उन्होंने बहुत सारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एयरफोर्स, उनका वॉरशिप यानी कि नेवी, और उनका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि लैंड से डायरेक्टली अटैक कर सकता है, ये सब के सब उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दिया। उसके कारण वॉर का जो फियर्स थे, जो डर थे कि हो सकता है कि वॉर यहां पर इंक्रीज हो जाए, वो फियर यहां पर इंक्रीज हो गया था। और सेकंड तरफ यूएसए लगातार एक वार्निंग दे रहा था कि रशिया कभी भी इन्वेड कर सकता है। उस चक्कर में क्या हुआ, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। मतलब ऐसा होने नहीं वाला था। रशिया ने स्टार्टिंग डे 1 से बोला हुआ था कि हम यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, बट उसके कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो कि इस चीज से ऑब्वियसली इन चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्रुप्स को एक तो मोबिलाइज कर दिया, और सेकंड चीज यूएसए ये वार्निंग देता है कि रशिया किसी भी दिन इन्वेड कर सकता है। और रशिया ने, और फिर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने यूक्रेन के अंदर यानी कीव के अंदर जो उसकी एम्बेसी थी ना, उस चीज को बंद कर दिया। समझ रहे हैं, यूक्रेन यूएसए एक सुपर पावर है। यूएसए ने अगर अपने एम्बेसी को बंद कर दिया यूक्रेन के अंदर, तो जरूर यूएसए ने कुछ सोच के किया होगा। ये स्टेटमेंट सोच के बहुत सारी कंट्रीज यहां पर वॉर के सिचुएशन को सोच रही थी। ठीक है, अब देखिए अगर आप रशियन अप्रोच को समझेंगे, रशिया क्या यहां पर कर क्या रहा था, रशिया एक्चुअली यूक्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अपने ट्रुप्स को मोबिलाइज कर रहा था। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, ध्यान सोचिए, रशिया एक्चुअली मिलिट्री प्रेशर यहां पर एक्सर्ट करना चाह रहा था, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री के पास में, ताकि रशिया को यहां पर लेवरेज मिल सके। मतलब रशिया को यहां पर खुद थोड़ा फायदा हो, और जब भी डिप्लोमेटिक टॉक्स वगैरह हो, मतलब जब दोनों कंट्री आपस में मिलकर बातचीत करे, तो वेस्ट जो है रशियन कंट्रीज को, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो रशिया को बहुत ही हल्के में ना ले। अब अगर आप पिछले कुछ स्टेप्स को, पिछले कुछ अगर आप हफ्ते देखेंगे, तो पिछले हफ्ते रशिया और यूक्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। बहुत सारे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रशिया जाती है, यूक्रेन जाती है, उन्होंने बातचीत करके आए। कुछ एग्जांपल देखिए, हंगरी के जो विक्टर ओब्रान जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन सर, फिर जर्मनी के जो ओलाफ शॉल जो वहां के जो अभी चांसलर चल रहे हैं, ये सब के सब जाते हैं डिफरेंट मतलब कैपेसिटीज से रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, वहां पर बातचीत करके आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ हंगरी, फ्रांस और जर्मनी एक्जैक्टली है कहां पे। देखिए दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। यहाँ पे
देखेंगे दिस इज द मेन रशिया, ठीक है, मेन रशिया है। अगर देखिए दिस इज यूक्रेन, इसे यूक्रेन का मेन सारा का सारा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और यूक्रेन का जो नीचे वाला पार्ट दिस इज क्रीमिया, इसको ऑलरेडी रशिया ने पूरी तरीके से एनेक्स कर रखा है। नाउ देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज हंगरी, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो हंगरी अगर आप देखेंगे डायरेक्टली यूक्रेन के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। सेकंड, आप जर्मनी को देखिए, दिस इज जर्मनी एंड दिस इज फ्रांस। नाउ जर्मनी और रशिया का डायरेक्टली इंटरेस्ट क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ, रशिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट से जर्मनी को डायरेक्टली नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली गैस प्रोवाइड कर रहा है, और जर्मनी ये गैस आगे फ्रांस को और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। इसलिए रशिया और यूक्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी वॉर क्रिएट ना हो, इस चीज के लिए जर्मनी को, फ्रांस को और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि रशिया के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो सब चीजें कभी भी नहीं चाहेंगे कि रशिया और यूक्रेन के ऊपर डायरेक्टली, मतलब के बीच में डायरेक्टली वॉर हो। इस चीज को रोकने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है वो सब ये सब डिफरेंट स्टेप्स ले रही हैं, ठीक है, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी सबने स्टेप्स लिए। अगर आप डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की बात करेंगे तो मिस्टर मैक्रोन यानी कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ दिनों पहले रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उसको रिस्पेक्ट करने की बात की थी। मतलब उन्होंने बोला था कि रशिया के जितने भी कंसर्न्स वगैरह है हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ फ्रांस ने ये स्टेप लिया था, उन्होंने बोला था कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट है उसको रिवाइव करना है ताकि यूक्रेन के अंदर जितना भी सिविल वॉर चल रहा है उसको हम सॉल्व कर सकें। समझ रहे, फ्रांस का ये स्टेप, पहली बात तो रशिया को उन्होंने रिस्पेक्ट देने की बात की, और सेकंड बोला कि मिन्स्क एग्रीमेंट को फिर से स्टार्ट कीजिए। और सेकंड, मिस्टर स्कॉल जो है यानी कि जो जर्मनी के चांसलर है राइट नाउ, उन्होंने बोला कि यूक्रेन को भी राइट नाउ हम नेटो के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो आप समझ रहे हैं, पहली बात तो फ्रांस ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, और सेकंड चीज जर्मनी ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए। इन सब के कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। उसके कारण एक डिप्लोमेटिक पाथ यहां पर स्टार्ट हुआ, जिसके थ्रू डिस्कलेशन माना जा रहा है कि हो जाएगा आगे वाले, मतलब आने वाले टाइम्स के अंदर डिस्कलेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाएगी। देखिए ऑथर का यहां पर यह कहना है कि इट इज टू अर्ली, हम अभी बहुत जल्दी ये नहीं कह सकते कि क्राइसिस पूरी तरीके से खत्म हो गया है, बिकॉज प्रॉब्लम अभी भी काफी ज्यादा है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स और नाटो का जो एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी है, ये दोनों मेन प्रॉब्लम है, दोनों ही अपने हेड टू हेड है। मतलब रशिया अपने सिक्योरिटी के लिए जितने भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और नेटो जो है अपने आप को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उन सारे के सारे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को उसको अपने अंदर इंक्लूड करना चाहती है। इन दोनों की प्रॉब्लम के कारण यहां पर कहीं ना कहीं क्राइसिस जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। बट यहां पर ऑथर का बोलना यह है कि एटलीस्ट जो फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ये सब एटलीस्ट बातचीत कर रही है ना, उसके थ्रू क्या हो रहा है, पीस का फॉर्मूला जो है यहां पर बन रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व होती हुई दिख रही है। अब अभी हम समझते हैं थोड़ा सा रशियन पॉइंट ऑफ व्यू को। रशिया के 3 कंसर्न्स क्या है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यह है कि रशिया नहीं चाहता है कि उसके नेबर्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन दोनों ही नेटो का पार्ट बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि नेटो का पार्ट है कौन से। देखिए जितना भी कंट्री आपको ब्लू में दिख रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट एंटायर जो ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं नेटो का पार्ट है, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज टर्की, ठीक है, ये सबके सब इसका पार्ट है, नेटो का पार्ट है। नाउ दिस कंट्री इज रशिया, दिस इज यूक्रेन, दिस इज यहाँ पर क्रीमिया एंड दिस इज यहाँ पर जो हमारा वो है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इज कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया। अब समझिए आप, ये जो कंट्री है यानी कि जॉर्जिया और यूक्रेन है, इन दोनों को अगर आप समझेंगे तो यूक्रेन और जॉर्जिया, ये वाला यूक्रेन और ये वाला जॉर्जिया, रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया ये दोनों भी पूरी तरीके से ब्लू में रंग जाए, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं नेटो का मेंबर नहीं बनने चाहिए। सबसे मेन चीज तो इसका ये है। ऑलराइट, सो इस वाले मैप को देखिए, हम आपको देखिए दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन एंड दिस इज जॉर्जिया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये बेलारूस का पार्ट है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पर जो यूक्रेन है और ये जॉर्जिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों कंट्री को रशिया नहीं चाहता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं जाके आगे जाकर नेटो का मेंबर बन जाए। सेकंड चीज, रशिया ये नहीं चाहता है कि नेटो का प्रेजेंस ब्लैक सी के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो। ब्लैक सी एक ऐसा पार्ट है जहां पर रशिया की काफी ज्यादा मिलिट्री इंटरेस्ट जो है वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं बनती है, ठीक है। देखिए आप इस पार्ट को समझिए, दिस पार्ट इज ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ठीक है, उससे डायरेक्टली टच होता है यहाँ पर ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के अंदर अगर नेटो पहुंच जाएगा अपने फोर्सेस को लेकर, तो रशिया के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। ये सेकंड कंसर्न है रशिया का, रशिया नहीं चाहता कि ब्लैक सी के अंदर नेटो का प्रेजेंस इंक्रीज हो। और थर्ड चीज, यूक्रेन के अपने खुद की कंट्री के अंदर कुछ सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस सिविल कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए रशिया चाहता है कि मिन्स्क प्रोसेस को यूज किया जाए और मिन्स्क प्रोसेस को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो पॉइंट है कि अगर इन सब चीजों को हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया। पहली बात तो यूएसए ये बोलता है कि यूएसए ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि वो किसी भी टाइप का ऑफेंसिव डिसीजन, कोई भी ऑफेंसिव वेपन्स वो नहीं पोस्ट करेगा ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में। सिमिलरली यूक्रेन के अंदर किसी भी टाइप का वेपन्स वगैरह को पोस्ट नहीं करेगा, ताकि उस चीज को रशिया के ऊपर अटैक ना किया जाए। मतलब सिंपल वर्ड्स में यूएस ने एक टाइप का एश्योरेंस प्रोवाइड किया रशिया को कि हम आपकी कंट्री के आसपास में कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी वेपन्स वगैरह नहीं डालेंगे। सेकंड चीज, यूएसए ने ये बोला है कि हम जो ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में जितने भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, जितने भी मिशंस कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम रिड्यूस कर देंगे, उन ड्रिल्स को, उन मिसाइल्स को हम रिड्यूस कर देंगे एक रेसिप्रोकल बेसिस पे। मतलब कि यूएसए रिड्यूस करेगा और साथ में रशिया को भी रिड्यूस करना होगा, बट दोनों साथ में मिलकर अगर रिड्यूस कर सके तो। थर्ड चीज, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट यानी कि मिस्टर मैक्रोन है, वो ये बोलते हैं कि हम मिन्स्क डील को फिर से रिवाइव करेंगे ताकि यूक्रेन के अंदर का जो इंटरनल क्राइसिस है उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। एंड फाइनली जर्मनी के जो प्रेसिडेंट यानी कि जो मिस्टर स्कॉल्ज है, वो उनका ये कहना है कि यूक्रेन को हम राइट नाउ नेटो के अंदर ज्वाइन नहीं कराने वाले हैं किसी भी चांसेस में। तो देखिए फर्स्ट रशिया का कंसर्न क्या था, फर्स्ट रशिया का कंसर्न ये था कि उसके आसपास के जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं उसको हटाओ।
ये देखिए यूएसए ने बोला कि हम सारे के सारे मेंबर्स को हटा देंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड चीज जो रशिया का कंसर्न था वो ये था कि जितना भी जो यूक्रेन और जॉर्जिया उसको नेटो के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। देखिए जर्मनी ने बोला कि हम उसको फिलहाल इसके अंदर इंक्लूड नहीं कराएंगे। और थर्ड चीज, रशिया का मेन कंसर्न ये था कि यूक्रेन के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस चल रही है उसको मिन्स्क डील के थ्रू उसको रिवाइव करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो फ्रांस ने बोला है कि हम उस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो अब देख रहे हैं रशिया के जो तीनों ही प्रॉब्लम्स थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व हो रही हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर समझते हुए ऑथर ये बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है रशिया के लिए, एक बहुत बड़ा पैकेज है जहां पर उसके तीनों ही जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थी वो सबके सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसलिए अगर आप समझेंगे तो मतलब रशिया को यहां पर इस चीज को समझना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। और ऑथर साथ में ये भी बोलते हैं कि रशिया ने जो रिसेंटली अपने ट्रुप्स को पुल बैक करने का जो डिसीजन लिया है वो एक्चुअली शो करता है कि रशिया ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल्स को बहुत ही सही समझा है, उसके अंदर पोटेंशियल देखा है, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जाती है। रशिया बोलता है, देखिए ऑथर का ये बोलना है कि रशिया हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक कुछ ट्रुप्स को बॉर्डर पर रखे ताकि वेस्टर्न कंट्री के ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखा जा सके। बट द पॉइंट इज कि जल्दी ही इन सब चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा और ये जितने भी अग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं उसको डिप्लोमेसी के थ्रू मतलब एक चैनलाइज करके एक प्रॉपर रिटर्न अग्रीमेंट्स के रूप में फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, ताकि डिफरेंट कंट्रीज जो है आपस में साथ में मिलकर एक पीस और हार्मनी के अंदर रह सके। फाइनली वेस्टर्न और रशियन कंट्रीज जो है सबके सब साथ मिलकर उनको एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि यूरोप का जो सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, मतलब ये यूक्रेन का रशिया का जो प्रॉब्लम है, ये इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर यूरोप। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो ये थे हमारे तीनों एडिटोरियल्स। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।